नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। हम लोगों ने पिछली कक्षा में वाच्य की शुरुआत की थी बच्चों, और हम लोगों ने ये समझने की कोशिश की थी कि वाच्य के जो जरूरी तत्व हैं, कैसे हम किसी वाच्य को समझेंगे, है ना। इसकी हमने एक पूर्व तैयारी की थी कि वाच्य को कैसे समझा जाए। और वाच्य की पूर्व तैयारी करने के लिए हमने सबसे पहले कर्ता को समझा था कि कर्ता कौन है। फिर हमने क्रिया को समझा था, क्रिया क्या है। फिर हमने ये समझा था कि क्रिया का अपना कर्म क्या होता है। ठीक है, इन तीन चीजों पर हम लोगों ने अपनी समझ बनाई थी। और उसके बाद फिर हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की थी कि सकर्मक क्रिया क्या होती है और अकर्मक क्रिया क्या होती है। दो तरह की क्रियाएं हम समझे थे। हालांकि क्रियाओं के और कई प्रकार हैं बच्चों, लेकिन वाच्य को समझने के लिए हमें जो जरूरी चीजें हैं हम उन्हीं पे बातचीत कर रहे हैं। तो हमने ये समझा था कि क्रिया जो है वो सकर्मक होती है और अकर्मक होती है। जिस क्रिया का कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया होती है, और जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है वह अकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। फिर हमने ये जाना था बच्चों कि सकर्मक और अकर्मक की पहचान कैसे होती है। क्रिया से सवाल करते हैं हम, क्या और किसको। अगर किसी भी एक प्रश्न का उत्तर मिल गया तो हम ये समझ जाते हैं कि क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक है। जैसे हमने कहा पढ़ना, पढ़ना क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक है। तो हम सवाल करें क्या पढ़ना, किताब पढ़ना। उत्तर आ गया क्रिया सकर्मक है। दौड़ना, क्या दौड़ना, किसको दौड़ना। प्रश्न गड़बड़ हो गया, उत्तर नहीं आया, अकर्मक क्रिया है। लिखना, क्या लिखना, पत्र लिखना। उत्तर आ गया, पत्र कर्म है। रोना, क्या रोना, किसको रोना। प्रश्न गड़बड़ हो गया, क्रिया अकर्मक है। देखिए कितनी जल्दी, कितनी तेजी से हम ये समझ जा रहे हैं कि कौन सी क्रिया सकर्मक है और कौन सी क्रिया अकर्मक है। तो बच्चों सारी चीजें जो होती हैं वो अभ्यास पर निर्भर होती हैं। अगर आप अभ्यास करते हैं, आप बहुत समय देते हैं पढ़ने को और अभ्यास को, तो आप व्याकरण को साध लेंगे। लेकिन यदि आप चाहें कि मैं परीक्षा से 1 घंटा पहले पढ़ के और सब समझ जाऊं, और आज तो आप समझ जाएंगे, लेकिन फिर दोबारा यदि आप इसकी पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, पुनराभ्यास नहीं करेंगे, बार बार अभ्यास नहीं करेंगे, तो ये छूट जाता है। हम आपको रोज पढ़ाते हैं बच्चों, हम अगर छोड़ देते हैं तो हमसे छोटी छोटी चीजें छूट जाती हैं। बिल्कुल मैं इसको स्वीकार करता हूं, आपके सामने इस वीडियो में स्वीकार करता हूं कि यदि व्याकरण एक ऐसी चीज है कि हम यदि व्याकरण के संपर्क में न रहें, यदि हम हमेशा पन्ने न पलटते रहें, तो हमारे स्मृति से लोप हो जाएगा। और ये एक मानवीय प्रक्रिया है, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन जैसे ही हम पढ़ाने लगते हैं तो सारी चीजें याद आने लगती हैं। लेकिन फिर भी मैं बहुत ईमानदारी से आपको बता रहा हूं कि आपको पढ़ाने से पहले मुझे भी होमवर्क करना पड़ता है कि इतना बड़ा पाठ्यक्रम है। अगर हम वाच्य की ही बात करें तो माने हफ्तों लग सकते हैं वाक्य की एक एक बारीकी को समझने के लिए। तो 10वीं के स्तर पर हम कैसे पढ़ाएं बच्चों को। तो मेरा ये मानना है बच्चों की जो 10वीं के बच्चे हैं उन्हें विद्वान बनने के लिए नहीं पढ़ना है कि हम बहुत बड़े व्याकरण के प्रकांड विद्वान हो गए ना। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उससे हम एक परिचय प्राप्त करें और देखें कि किस तरह के सवाल परीक्षा में आते हैं। तो हम इतनी जानकारी कम से कम रखें व्याकरण की कि हमारे सामने जो परीक्षा की चुनौती है उसमें हम 100% सफल हों। अगर 20 नंबर का व्याकरण है तो व्याकरण में 20 में 20 मिलते ही हैं। उसने कहा कि कर्तृवाच्य है, इसको कर्मवाच्य में बदलिए। आपने बदल दिया, 1 नंबर का प्रश्न है, 1 नंबर आपको मिल गया। तो ये मामला है, व्याकरण गणित की तरह नंबर देता है बच्चों। तो हमारा उद्देश्य क्या है कि पाठ्यक्रम से इतना परिचय हम प्राप्त कर लें, इतना हम पाठ्यक्रम को समझ लें कि परीक्षा में कठिन से कठिन प्रश्न अगर आता है तो हम उसे बना लें। हालांकि परीक्षा में बहुत ही अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं,
जिससे कि यह अंदाजा लग जाए कि आपको जैसे वाच्य का ही हम उदाहरण लें तो आपको आपका वाच्य से परिचय है कि नहीं, आप जानते हैं कि नहीं, वाक्य की आधारभूत मौलिक जानकारियां, मूलभूत जानकारियां आपको हैं कि नहीं। तो ठीक है, बहुत बात हो गई। और फिर वही कहूंगा कि कॉपी जरूर बनाइए आप लोग। किसी भी दिन हम लोग लाइव आएंगे और सबकी कॉपी में चेक करूंगा। तो आज हम पढ़ना शुरू करते हैं, नहीं तो फिर और ज्यादा समय लगेगा। तो चलिए शुरू करें। मैंने कुछ उदाहरण पहले से इस पर लिखा है। कल मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए थे, उसमें सकर्मक, अकर्मक, कर्म क्या होता है, ये सारी चीजें हमने समझ ली थी। अब सीधे आज हम वाच्य पर आते हैं। देखिए, एक बच्ची ने मुझसे पूछा था, मनीषा यादव, हाँ मुझे याद आ गया, मनीषा यादव ने पूछा था कि सर वाच्य की परिभाषा क्या होती है, वाच्य क्या होता है, मुझे बता दीजिए। हालांकि मैंने कल परिभाषा आपको दी नहीं थी, मैं आज जरूर बताता आपको और वाच्य क्या है इसे मैं समझाता, लेकिन अच्छा सवाल आपने किया। आइए समझते हैं वाच्य क्या है। देखिए, इसकी जो परिभाषा है उसे सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं उसे सुनिए। क्रिया के जिस रूप से यह जानकारी मिले, क्रिया के जिस रूप से यह जानकारी मिले कि क्रिया के द्वारा जो बात कही जा रही है वह किससे संबंधित है। क्रिया के रूप से यह जानकारी मिले या क्रिया के प्रयोग से यह जानकारी मिले कि क्रिया के द्वारा जो बात कही जा रही है वो किसके बारे में बात कही जा रही है, यही वाच्य है। यही वाच्य है। मतलब कि वाच्य क्रिया का एक रूप है ना। वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह पता चलता है कि क्रिया जो बात कह रही है वह किससे संबंधित है। अब इसे हम यहां पर देखेंगे। क्रिया का वह रूप या क्रिया का ऐसा प्रयोग, वाच्य क्रिया का ऐसा प्रयोग जिससे हम ये समझ सकें कि क्रिया का जो विधान है, मतलब क्रिया जो बात कह रही है वह किससे संबंधित बात कह रही है ना। क्रिया को सीधे सीधे करने वाला कौन है, या क्रिया जो घटित हो रही है वह किससे संबंधित है। जैसे मैं कहूं, एक मेरा बहुत ही आसान सा और बहुत ही सामान्य सा मेरा एक उदाहरण है, राम आम खाता है। तो क्रिया कौन सी है यहां पर, खाना। तो क्रिया क्या कह रही है कि राम नाम का एक आदमी है जो आम को खाता है। ठीक है। तो क्रिया का जो विधान है, क्रिया जो बात कह रही है, क्रिया कह रही है खाना, कि एक आम है उसे खाया जाता है, और खा कौन रहा है, राम। राम आम खाता है। तो खाता है जो क्रिया है वो बता रही है कि राम जो है आम खाने का काम कर रहा है। तो क्रिया का यह रूप जो बात कह रही है क्रिया, वो किससे संबंधित है, राम से संबंधित है ना। तो राम का संबंध, राम कौन है, करता है। तो क्रिया जो विधान कर रही है, क्रिया जो बात कह रही है वह किससे जुड़ी हुई बात है, राम से जुड़ी हुई बात है, और राम करता है, इसलिए वाच्य कौन सा हो गया, कर्तृवाच्य हो गया। जब अब कर्तृवाच्य क्या है, जब क्रिया जो बात कहती है उसका संबंध कर्ता से होता है तो उसे हम कहते हैं कर्तृवाच्य। क्रिया का विधान जो है वह अगर कर्ता से संबंधित है तो उसे हम कहते हैं कर्तृवाच्य। ठीक। अब इसी को दूसरे तरह से समझिए। राम द्वारा आम खाया जाता है, मैंने बात को द्वारा लगा दिया, बात में अर्थ वही निकला। देखिए, एकदम ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अपने दिमाग में अगर कुछ और चल रहा है तो हटाइए उसको। बहुत जबरदस्त बात बताने जा रहा हूं। राम आम खाता है, क्रिया जो बात कह रही है वो राम के बारे में कह रही है कि राम आम खाता है। तो क्रिया का विधान किससे संबंधित हो गया, कर्ता से, क्योंकि कर्ता कौन है, राम। तो ये हो गया कर्तृवाच्य। लेकिन अगर मैं इसी वाक्य में द्वारा लगा दूं, कहूं राम द्वारा आम खाया जाता है, अब क्रिया देखिए इस वाक्य में
खाया जाता है। कौन? आम। आम खाया जाता है। राम को हटा दीजिए किनारे, द्वारा लगा दिया तो राम हो गया किनारे। आम खाया जाता है सीता द्वारा। आम खाया जाता है। ठीक है, तो क्रिया यहां पर जो बात कह रही है खाया जाता है, वो किसके बारे में कह रही है? आम के बारे में। तो क्रिया का जो विधान है वह किसके बारे में है? कर्म के बारे में, क्योंकि आम यहां पर क्या है? कर्म है। ठीक, तो ये हो गया कर्मवाच्य। ठीक है, और भाववाच्य क्या होता है? जब क्रिया की जाती है तो क्रिया जो बात कह रही है उसका संबंध न तो कर्ता से होता है और न ही कर्म से होता है, उसका संबंध भाव से होता है। मुझसे उठा नहीं जाता, उठना, उठने न उठने का भाव है यहां पर। मुझसे खाया नहीं जाता, नहीं खाने का भाव है यहां पर। तो जो भाव है बच्चों, है ना, जहां पर भाव प्रमुख होता है वहां पर भाववाच्य होता है। हालांकि भाववाच्य को पहचानने के और कई तरीके हैं जिस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, इसी पीरियड में करेंगे। तो अब समझ में आया आपको? मनीषा, आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए कि क्रिया का वह रूप, है ना, जिससे यह पता चलता है कि क्रिया जो बात कह रही है, क्रिया का जो विधान है वह कर्ता के बारे में है कि कर्म के बारे में है कि भाव के बारे में है, यही वाच्य कहलाता है ना। क्रिया का वह रूप जिससे कि यह पता चल सके कि क्रिया का जो विधान है, क्रिया का जो कही गई बात है, वह अगर कर्ता से संबंधित है तो कर्तृवाच्य हो जाएगा, अगर कर्म से संबंधित है तो कर्मवाच्य हो जाएगा, और अगर भाव से संबंधित है तो भाववाच्य हो जाएगा। ठीक, अब आइए बच्चों, मैंने कुछ यहां पर उदाहरण लिखे हैं, इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले आप ये जान लीजिए कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि वाच्य 3 प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य में कर्ता जो बात कहती है, क्रिया जो बात कहती है, वह कर्ता के बारे में कहती है, इसलिए उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। लेकिन हो सकता है आपको मेरी बात ना समझ में आए, तो उदाहरण से आपको समझ में आएगा। तो आइए हम कर्तृवाच्य का कुछ उदाहरण मैं यहाँ पर लिखा हूं। आप ऐसे भी पहचान सकते हैं कि जो बात बिल्कुल सीधे सीधे कही जा रही है ना, उसमें कर्ता प्रमुख है। ठीक है, और कैसे है मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। ठीक है, कौन पढ़ रहा है? बच्चे। मतलब कि क्रिया किसके बारे में बात कर रही है? बच्चों के बारे में, और बच्चे क्या है? कर्ता है। कर्तृवाच्य हो गया। अब देखिए एक बात कि वाच्य में एक और बात समझने की जरूरत होती है कि क्रिया का जो लिंग निर्धारण होता है ना, क्रिया का जो वचन निर्धारण होता है, पहचानने के दूसरे तरीके से बता रहा हूं मैं। क्रिया का लिंग वचन और पुरुष यदि कर्ता के अनुसार होता है तो कर्तृवाच्य है। क्रिया का लिंग वचन पुरुष काल कर्म के अनुसार होता है तो वह कर्मवाच्य है, और क्रिया का लिंग वचन पुरुष भाव से निर्धारित होता है तो भाववाच्य है। अब देखिए, इसे आप समझिए। बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं। बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, है ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि कर्तृवाच्य में कर्ता प्रमुख होता है। यहां पर देखिए ये कर्ता है, तो देखिए कर्ता बच्चे, तो क्रिया पढ़ते। अगर बच्चे को मैं बच्चा कर देता, बच्चा पुस्तक पढ़ता, बच्ची पुस्तक पढ़ती। अब आप देखिए जो मैं आपसे बोला था कि कर्तृवाच्य में क्रिया का वचन लिंग सब कुछ कर्ता से निर्धारित होता है। अगर कर्ता बच्चे हैं
तो पढ़ते हैं। अगर कर्ता बच्ची है तो पढ़ती है, लिंग बदल गया है ना। अब देखिए बच्चियां पढ़ती हैं, बहुवचन और लिंग भी बदल गया। बच्चा पढ़ता है, लिंग बदल गया, वचन भी बदल गया, है ना। तो मैंने क्या किया कि यहां पर बच्चे क्रिया को कर्ता को मैंने अनेक बार बदला। कभी मैं बच्चे को बच्चा कहा तो ये बदल गया, फिर मैंने इसे बच्ची कहा तो ये बदल गया, फिर मैंने इसे बच्चियां कहा तो ये बदल गया। मतलब कि यहां पर हम ये देख रहे हैं कि कर्तृवाच्य में जो कर्ता है उसके बदल जाने पर क्रिया भी बदल जाती है, क्रिया का भी लिंग वचन बदल जाता है। तो कर्तृवाच्य की एक पहली पहचान क्या हो गई कि जब कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग और वचन बदल जाता है तो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखिए, देखिए ये भी कर्तृवाच्य का उदाहरण है। लड़कियां गीत गा रही हैं, ठीक है, लड़कियां गीत गा रही हैं। अब आप देखिए लड़कियां को अगर मैं लड़के कर दूं, मान लीजिए, चलिए मैं यहां पर लिखता ही हूं, मान लीजिए मैंने कर दिया यहां पर लड़के, लड़कियां लिंग बदल गया, लड़के, गीत गा क्या हो जाएगा, रहे हैं। अब देखिए आप इस उदाहरण में मैंने लड़कियां लिंग बदला, लड़के कर दिया, क्रिया का लिंग बदल गया, है ना। अब मान लीजिए कि मैं वचन बदल देता हूं, लड़कियां बहुवचन है, इसको मैं एक वचन करता हूं, लड़की, लड़की गीत, यहां पर रही है लगा हुआ है, वो क्या हो जाएगा, रही है। लड़की गीत गा रही, ये जो बिंदी है वो हट जाएगा, ये हो जाएगा रही है। लड़की गीत गा रही है। तो अब यहां पर देखिए, जैसा कि मैं आपको परिभाषा बताया था कि क्रिया जो बात कह रही है ना, वह किससे संबंधित है, कर्ता से संबंधित है। तो ये हो गया कर्तृवाच्य, ठीक है। अब आइए अगले हम उदाहरण पर गौर करते हैं। बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे, काल, काल भी बदलता है, वो भी मैं आपको बदल के दिखाऊंगा। बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे, अगर बच्चे को मैं वचन बदल दूं और इसे कर दूं बच्चा, क्या हो जाएगा, बच्चा क्रिकेट खेल रहा होगा। ठीक है बच्चों। अगर मैं इसको कर दूं बच्ची, बच्ची क्रिकेट खेल रही होगी, तो अब इस उदाहरण में देखिए, वे भोजन कर चुके थे। देखिए बच्चों, ये मैं बदल नहीं रहा हूं, मैं ऐसा मत समझिएगा कि मैं कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदल रहा हूं, ऐसा नहीं है। मैं समझा रहा हूं आपको कि कैसे कर्तृवाच्य में जो क्रिया है वो कर्ता से संबंधित होती है। ये मैं आपको समझा रहा हूं कि कर्ता को चेंज करिएगा, बदलिएगा तो क्रिया का भी रूप बदल जाएगा, कर्ता का रूप बदलिएगा तो क्रिया भी बदल जाएगी। यह है कर्तृवाच्य। कर्तृ मतलब कर्ता, समझ रहे हैं ना, ये याद रखिए। अब इसमें आइए, वे भोजन कर चुके थे, वे को वह कर दीजिए, वह भोजन कर चुका था। आ रही है बात समझ में, वह भोजन कर चुका था। अब मान लीजिए वह जो है अगर स्त्रीलिंग है, क्योंकि स्त्रियों के लिए भी वह तो वही होता है, तो चुकी थी हो जाएगा, वह भोजन कर चुकी थी। मतलब कि आप किस निष्कर्ष पे पहुंचे, हम सभी इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि कर्तृवाच्य
कर्तृवाच्य वह वाच्य होता है जिसमें कर्ता के अनुसार क्रिया का लिंग, वचन, काल, पुरुष सब बदल जाता है। यहीं पर देखिए, मैंने लड़कियां को लड़की किया तो रूप वचन बदल गया, लिंग बदला, लड़के किया तो क्रिया का लिंग बदल गया। यहां पर भी देखिए, बच्चे को बच्चा किया, मैंने वचन बदल दिया, यहां क्रिया का भी वचन बदल गया। तो यहां आप सीधे सीधे देख रहे हैं कि कर्तृवाच्य वह वाच्य होता है जिसमें क्रिया का विधान कर्ता से संबंधित होता है। ठीक, आ गई बात समझ में? एकदम क्लियर हो गया कर्तृवाच्य क्या है? तो कर्तृवाच्य एक ऐसा वाच्य है जिसमें कर्म भी दिखाई देता है और कर्म नहीं भी दिखाई देता है। तो कर्तृवाच्य एक ऐसा वाच्य है जिसमें सकर्मक क्रिया भी होती है और अकर्मक क्रिया भी होती है। इस बात को एकदम कहीं नोट कर लीजिए, इसी पर मैं बाद में आऊंगा, है ना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है कि कर्तृवाच्य वह वाच्य है जिसमें कर्तृवाच्य वह वाच्य है जिसमें क्रिया सकर्मक भी होती है और अकर्मक भी होती है, क्योंकि क्रिया का सकर्मक अकर्मक होना कर्ता से जुड़ा हुआ है। कर्म महत्वपूर्ण नहीं है इसमें क्रिया और उसको करने वाला कर्ता महत्वपूर्ण है। इसलिए कर्म रहे कि कर्म मत रहे, कर्तृवाच्य को कोई फर्क नहीं पड़ता। कर्तृवाच्य अकेला एक वाच्य ऐसा है जिसमें सकर्मक क्रिया भी होती है और अकर्मक क्रिया भी होती है। ठीक है, तो बच्चों ये मुझे उम्मीद है कि आपको कर्तृवाच्य समझ में आ गया होगा। अब आइए हम देखते हैं कि कर्मवाच्य कैसे बनता है। मैं इसको मिटाता हूं और फिर मैं इसमें आपको कर्मवाच्य बना के दिखाता हूं। ज्यादा नहीं मिटाना है, ये जो लाल लाल मैंने लिखा है ना, इसे ही मैं मिटा देता हूं ताकि जगह मिल जाए हमें कर्मवाच्य बनाने के लिए। अब देखिए, हम आइए अब बातचीत करते हैं कर्मवाच्य पर। कर्मवाच्य कर्मवाच्य वह वाच्य होता है जिसमें क्रिया का विधान कर्म से संबंधित होता है। मतलब कि कर्ता चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे पुल्लिंग हो, चाहे बहुवचन हो, चाहे एक वचन हो, कर्ता से कोई फर्क नहीं पड़ता, कर्म से फर्क पड़ता है। कर्म अगर स्त्रीलिंग है, क्रिया स्त्रीलिंग हो जाएगी। कर्म अगर पुल्लिंग है, क्रिया पुल्लिंग हो जाएगी। कर्म अगर एक वचन है, क्रिया एक वचन हो जाएगी। कर्म अगर बहुवचन है, क्रिया बहुवचन हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को हम यही जो उदाहरण है, इसको मैं आपको कर्मवाच्य बना के दिखाता हूं कि कैसे इसमें कर्मवाच्य बनेगा। ठीक है, कैसे इसके हम कर्म को पहचानेंगे और कर्म को प्रधान बना करके हम कैसे वाक्य की रचना करेंगे। तो इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये जानने की है कि पहली बात ये कि कर्मवाच्य वही वाच्य बनता है जिसमें कर्म हो, इसीलिए तो इसे कर्मवाच्य कहा गया है। तो यहीं पर एक बात समझ लीजिए कि वह कर्तृवाच्य जिसमें कर्म नहीं है उसे बदलेंगे तो क्या वो कर्मवाच्य बन सकता है? फिर से मैं पूछ रहा हूं, अगर कर्तृवाच्य, ध्यान दीजिए, कर्तृवाच्य जिसमें क्रिया प्रमुख है, अगर कर्तृवाच्य में कर्म नहीं है लेकिन उसे हमें बदलना है तो कर्मवाच्य बनेगा क्या? तो कर्म है ही नहीं है तो फिर कर्मवाच्य कैसे बनेगा? लेकिन फिर भी बदलना है। यहीं पर कर्तृवाच्य में जब कर्म नहीं होता है फिर भी हम बदलते हैं
तो वो भाववाच्य में बदल जाता है। समझे आप लोग? जब कर्तृवाच्य में कर्म नहीं होता है फिर भी उसे हम बदलते हैं तो वह भाववाच्य में बदल जाता है। ठीक है? कर्तृवाच्य में अगर कर्म है तब हम उसका कर्मवाच्य बना सकते हैं। अब इन उदाहरणों पे आइए। मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूं, रुक रुक के इसलिए बोल रहा हूं कि एक एक चीज आप समझ लें। जल्दी जल्दी बोल दूंगा तो आ ऐसा हो जाएगा, इसलिए। अब देखिए, बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, बच्चे के हिसाब से पढ़ना लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि इसमें द्वारा या से का प्रयोग कर देते हैं। इसको कहीं नोट कर लीजिए, ये द्वारा या से। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के लिए हम द्वारा या से का प्रयोग करते हैं। तो एकदम पहली ही बात गांठ मार लीजिए। अब आप स्वयं देखिए कितना जल्दी आप बना लेंगे। देखिए इस वाक्य में द्वारा लगाकर बनाइए तो बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, द्वारा लगाइए इसमें। बच्चों द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। यहां पर हमें ये काल का ध्यान रखना है, टेंस का ध्यान रखना है। अगर ये है तो जब बदलेंगे उसमें भी है होना चाहिए। अगर यहां पर रही है तो बदलेंगे, अगर कर्मवाच्य में तो वहां रही है होना चाहिए। यहां रहे होंगे तो बदलेंगे तो वो भी होंगे ही होना चाहिए। यहां पर थे पास्ट टेंस तो भूतकाल, तो बदलेंगे तो थे ही होना चाहिए। ठीक है? अब आइए हम द्वारा या से लगाते हैं और एक बार हम इसे लिख कर देखते हैं। बच्चे पुस्तक पढ़ते हैं, बच्चों द्वारा, ये हो जाएगा बच्चों द्वारा पुस्तक पढ़ते हैं, पुस्तक पढ़ी जाती है। ऐसा बनेगा, द्वारा लगा देंगे, ये कर्मवाच्य में हो गया। ठीक? अब इसे समझिए कि सर कैसे कर्मवाच्य हो गया। तो मैंने आपको बताया कि कर्म के हिसाब से क्रिया का लिंग वचन तय होगा। बच्चों द्वारा, तो बच्चों द्वारा तो हो गया, छुप गया ये। देखिए पुस्तक पढ़ी जाती है, क्या पढ़ी जाती है? पुस्तक। पुस्तक क्या है? कर्म। अगर पुस्तक, यहां पर पुस्तक पढ़ी जाती है, यहां पर अगर कोई पुल्लिंग होता तो क्रिया जाता है हो जाता। समझ रहे हैं आप? बच्चों द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। अब देखिए बच्चों द्वारा पाठ याद किया जाता है। तो बच्चों द्वारा पढ़ी जाती है पुस्तक के हिसाब से हो गया। बच्चों की जगह पर अब मान लीजिए ये बच्चों हैं, ठीक है ना? अब इसका लिंग बदल दीजिए आप, बच्चियों द्वारा कर दीजिए, इसको कर दीजिए बच्चियों। यहां पे मैं लिखता हूं, मैंने क्या किया, बच्चों का लिंग बदल दिया, ये बच्चियों हो गया। ठीक है? बच्चियों द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। कोई फर्क पड़ा क्रिया पर? कोई फर्क नहीं पड़ा। जबकि याद करिए कि हम जब कर्तृवाच्य बना रहे थे तो जैसे ही हम बच्चे को बच्ची किए, पुस्तक पढ़ती है हो गया। लेकिन यहां पर हम बच्चों को बच्चियों किए, बच्चियों द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पढ़ी जाती है का निर्धारण पुस्तक से हो रहा है। पुस्तक पढ़ी जाती है, चाहे वो बच्चियों द्वारा, चाहे बच्चों द्वारा, है ना, चाहे बच्चा द्वारा, चाहे बच्चे द्वारा। अगर वचन चेंज कर दें तो बच्चों का क्या हो जाएगा, बच्चे, बच्चे द्वारा, एक बच्चे द्वारा। तो बच्चे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि कर्ता से ये जुड़ा ही नहीं है। ये किससे जुड़ा है? कर्म से जुड़ा है। ये कर्म, पुस्तक पढ़ी जाती है, वो कभी चेंज नहीं। अगर आप पुस्तक को बदलिएगा तब ये बदलेगा।
अब आइए अगले उदाहरण में हम ध्यान देते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है बच्चों? थोड़ा कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दो कि हाँ सर आ रहा है, क्योंकि मैं ना यहाँ घबराते रहता हूँ। तुम मेरे सामने नहीं हो तो मुझे लगता है कि मेरे बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, है ना। और किसी भी तरह का कंफ्यूजन है तो उसको अभी फिलहाल कॉपी में नोट कर लो, और जब ये क्लास छोड़ोगे तो जल्दी से टाइप कर देना कि सर ये बात समझ में नहीं आई। ठीक है, तो समझ में आ रहा है ना? क्योंकि यहाँ पर मैं बता रहा हूं कि जो पुस्तक है वो कर्म है, और कर्म से इसका निर्धारण हो रहा है, कर्ता से नहीं हो रहा है, इसलिए ये कर्मवाच्य। अब आओ इसमें, लड़कियां गीत गा रही हैं। अब द्वारा या से का प्रयोग करो। लड़कियां गीत गा रही हैं, ठीक, मतलब गीत गा रही हैं लड़कियों से निर्धारित हुआ। लड़कियां स्त्रीलिंग है, बहुवचन है, इसलिए गा रही हैं स्त्रीलिंग है, बहुवचन है। द्वारा लगाइए या से लगाइए। लड़कियों द्वारा गीत गाया जा रहा है। द्वारा लगा दिया हमने, से भी लगा सकते हैं, लड़कियों से गीत गाया जा रहा है, ये भी हो सकता है। द्वारा लगा देना ज्यादा अच्छा लगता है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसा रूल नहीं है कि आप द्वारा लगाएं कि से लगाएं। आप देख लीजिए आप किसमें सहज हैं। ठीक है, लड़कियों द्वारा गीत गाया जा रहा है, लड़कियों से गीत गाया जा रहा है, ये भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां पर अब लड़कियों को आप परिवर्तित कर दीजिए तो क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि ये कर्ता का मामला नहीं है, ये कर्म का मामला है। ठीक है, तो देखिए यहां पर लड़कियों को अगर हम लड़कों कर दें, हमने इसका लिंग परिवर्तित कर दिया कर्ता का। लड़कों द्वारा गीत गाया जा रहा है, नहीं बदला, बिल्कुल नहीं बदला। अब लड़कियों है ना, अब इसका वचन परिवर्तित कर दीजिए, लड़की कर दीजिए। लड़की द्वारा गीत गाया जा रहा है। कर्ता में हम कोई भी परिवर्तन कर रहे हैं, क्रिया में किसी तरह का परिवर्तन नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं आप? तो इस तरह से जब कर्ता में परिवर्तन करने से क्रिया में किसी तरह का परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसका मतलब वो कर्तृवाच्य नहीं है। फिर किसके द्वारा हो रहा है? तो कर्म द्वारा। गीत गाया जा रहा है। अगर गीत की जगह पर आप कुछ दूसरा चीज लिख दें, कोई स्त्रीलिंग चीज लिख दें, तो गाई जा रही है हो जाएगा फिर वो। हालांकि गाया जा रहा है पुल्लिंग ही होता है। ठीक है, आप कोई दूसरा उदाहरण जिसमें कि आपका जो ये कर्म है स्त्रीलिंग हो, तो यहां पर स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे पुस्तक है, पुस्तक स्त्रीलिंग है, पुस्तक पढ़ी जाती है। गीत गाया जा रहा है, इसका लिंग निर्धारण कर्म से हो रहा है, यहां भी कर्म से हो रहा है। ठीक, अब यहां देखो, बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे। होंगे टेंस को देखिए, बदलेंगे तो भी उसमें होंगे ही होना चाहिए। तो अब द्वारा या से लगाइए। बच्चों द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा होगा। होगा, इसको बहुत ध्यान देंगे, बच्चे यहीं पे गड़बड़ कर देते हैं। बच्चों द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा है, खेला जा रहा है लिख देंगे तो ये तो होंगे लिखा हुआ है यहाँ पे। बच्चों द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा होगा, क्योंकि ये रहे होंगे है। देखिए बच्चे हैं तो द्वारा लगाइए। बच्चों द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा होगा। अब देखिए बच्चों, यहां पर फिर से बच्चे क्रिकेट खेल रहे होंगे, बच्चों द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा होगा। अब बच्चों को की जगह पर बच्चियों कर दो।
क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। बच्चियों द्वारा क्रिकेट खेला जा रहा होगा। ठीक है, क्रिकेट चूंकि हम इसको पुल्लिंग मान रहे हैं, इसलिए यहां पर क्रिकेट खेला जा रहा होगा, कर्म से निर्धारित हो रहा है। ठीक, अब आइए सबसे अंतिम वाला हम देखते हैं। वे भोजन कर चुके थे। वे भोजन कर चुके थे, द्वारा लगाइए तो वे बदल जाएगा। वे द्वारा भोजन कर चुके थे ऐसा नहीं होगा। वे जब द्वारा लगाएंगे आप तो हो जाएगा उनके द्वारा भोजन किया जा चुका था। अब देखिए, तो यहां पर हमें यह समझना होगा बच्चों कि जैसे वे है तो वे उनके में बदल गया। वे भोजन कर चुके थे, उनके द्वारा भोजन किया जा चुका था। ठीक है, तो अब उनके को आप वे जो है, अब इसका लिंग परिवर्तन करेंगे आप तो वे तो स्त्रीलिंग के लिए भी होता है, पुल्लिंग के लिए भी होता है ना। क्रिया से ही कर्ता का लिंग निर्धारण होता है यहां पर, लेकिन फिर भी भोजन किया जा चुका था। भोजन से वे भोजन कर चुके थे, उनके द्वारा भोजन किया जा चुका था। तो एक मोटी सी समझ, एक सामान्य सी समझ आपकी जो इस पर बन रही है, उसे आप ये समझिए, इतना समझने के बाद कि जो कर्तृवाच्य होता है, जब उसमें हम द्वारा या से का परिवर्तन प्रयोग करके वाक्य को द्वारा या से के अनुसार लिखते हैं तो वह कर्मवाच्य में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि वाक्य में कर्म होना चाहिए। कर्म होगा तभी तो कर्मवाच्य बनेगा। मैंने आपको बताया ना कि कर्तृवाच्य में अगर कर्म है तभी कर्मवाच्य बनेगा, तभी उसका नाम कर्मवाच्य है। और अगर कर्म नहीं है, अगर हमको कर्तृवाच्य को फिर भी बदलना है तो भाववाच्य में बदलेगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप देखिए कि जो वाच्य है ये सिर्फ अभ्यास पर निर्भर है बच्चों। यदि आप अभ्यास करेंगे तो और पकड़ में आएगा, यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो पकड़ में नहीं आएगा। कैसे अभ्यास होता है? कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना, कर्मवाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना, फिर कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलना, भाववाच्य को कर्तृवाच्य में बदलना। इस तरह से जब हम अदल बदल करेंगे, बदलेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे, लगभग 40-50 उदाहरणों को हम हल करेंगे, उसमें कुछ कठिन कठिन भी आते हैं, जिसमें हम अभी अगले स्टेप में चलेंगे तो हम भाववाच्य को समझेंगे। जब भाववाच्य को समझ लेंगे उसके बाद बहुत सारे इसमें किंतु, परंतु, यदि ऐसा है तो, यदि वैसा है तो इसमें 4-5 यदि, वदि, किंतु, परंतु आएगा, तो उसे हमको समझना होगा। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल हम कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य समझें। अगर इसमें आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो मुझे जरूर बताइएगा, है ना, मुझे लिख करके नीचे कमेंट बॉक्स में भेजिएगा। फिलहाल इतना ही। यदि मेरे पास समय होगा तो मैं कुछ उदाहरण इसी वीडियो में आपको डाल करके दूंगा। तो आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं बच्चों, और कल हम कर्मवाच्य से कैसे कर्तृवाच्य में, अभी तो हमने कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य देखा और हमने कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदला। कल मैं आपको कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे बदलते हैं ये करके दिखाऊंगा। और यदि कल समय मेरे पास रहा कल के पीरियड में तो मैं वहां आपको भाववाच्य भी बता दूंगा। वैसे भाववाच्य में कुछ बहुत विशेष नहीं है। आप ये समझिए कि भाव प्रमुख होता है, वहां पे कर्ता भी प्रमुख नहीं होता है, वहां पर कर्म भी प्रमुख नहीं होता है, और नकारात्मकता की भाव होती है, नेगेटिव विचार रहता है। अक्षमता माने क्षमता अगर नहीं है, कम है, नहीं के अर्थ में आता है। जैसे
क्षमता की अगर हम बात करें, मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता, उससे उठा नहीं जाता, उससे चला नहीं जाता, है ना। तो इस तरह के जो वाक्य होते हैं वह भाववाची होते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। थोड़ा समय लगेगा, वाच्य एक लंबा चैप्टर है और अधिक से अधिक हम इसे गहराई में जाकर समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को यहीं हम समाप्त करते हैं। अनुमति दीजिए, फिर मिलेंगे। नमस्कार।